खुश आमदीद दोस्तों। साइबेरिया का एक खौफनाक जंगल दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह जहां सन्नाटा भी बात करता है। टाइगर फॉरेस्ट, जहां हर रात इतना गहरी होती है कि लगता है जैसे जंगल ने सारी रोशनी निगल ली हो। घने दरख्त, बर्फ जैसी ठंडी हवा और दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा। इसी के बीचों बीच बसा है एक छोटा सा गांव कैज़नेट, इतना छोटा कि शायद ही किसी मैप पर दिखाई दे। सिर्फ चंद घर, रेलवे वर्कर की फैमिलीज और बीच से गुजरती एक पुरअसरार रेलवे लाइन। लेकिन 14 अगस्त 1989 की रात इसी रेलवे लाइन पर कुछ ऐसा हुआ जिसने न सिर्फ साइबेरिया बल्कि पूरे रशिया को हिला कर रख दिया। रात के करीब 1:40 AM साइबेरियन जंगल इस अंधेरे में डूबा हुआ था। इसी रेलवे लाइन पर एक 7 वैगन वाली फॉरेस्ट ट्रेन कैज़नेट स्टेशन की तरफ आगे बढ़ रही थी। ट्रेन को 2 एक्सपीरियंस्ड भाई कंट्रोल कर रहे थे, वैडिम और आइगोर सुप्रोनेन्को। ये दोनों इसी रूट से कई दफा गुजर चुके थे। हर मोड़, हर सिग्नल और हर डार्क स्ट्रेच इन्हें याद थी। लेकिन इस रात इनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो इन्होंने अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इस गहरी रात में ये ट्रेन इस घने जंगल के बीचों बीच गुजरते हुए स्टेशन के करीब पहुंच रही थी। कुछ ही मिनट बाद दोनों भाइयों को हेडलाइट की रोशनी में कुछ नजर आता है। पहले इन्हें कुछ समझ नहीं आया। इन्हें लगा कि शायद कोई जानवर होगा या कोई दरख्त गिरा होगा। वैडिम ने फौरन हॉर्न बजाए और जल्दी से इमरजेंसी ब्रेक लगाने की कोशिश की, मगर एक फुल लोडेड ट्रेन फौरन से नहीं रुकी। स्टील के व्हील रेल्स पर चीख रहे थे और फिर एक ऐसी आवाज आई जो दोनों भाई जिंदगी भर नहीं भूल सके। जैसे ट्रेन के व्हील ने किसी जिंदा चीज को कुचल दिया। ट्रेन के रुकने के बाद दोनों भाई लालटीन लेकर नीचे उतरे। इन्हें लगा कि शायद कोई जानवर ट्रैक पर आ गया है, लेकिन जो इन्होंने देखा वो रशियन हिस्ट्री का सबसे हॉरिफाइंग क्राइम सीन में से एक बन गया। ट्रैक पर हर तरफ इंसानी बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए थे, खून, कपड़े, जिस्म के टुकड़े और हर तरफ मौत का सन्नाटा। इस सारी सिचुएशन के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। जब बॉडीज पार्ट को कलेक्ट करना शुरू किया तो एक ऐसी शॉकिंग बात सामने आई जिसे देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग अंदर से हिल गए। ये सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं थे, ये 7 यंग लड़के थे और सब के सब 15 साल के। हमारी ये कहानी यहाँ पर एंड होती तो भी ठीक था, लेकिन आज की हमारी इस स्टोरी में आगे चलकर कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट आए जिन्होंने इसको इंटरनेशनल कवरेज मिलने पर मजबूर किया। आखिर कौन थे ये लड़के, क्यों और कैसे यहाँ तक आए थे, और आगे चलकर इनकी इस कहानी में क्या हुआ। आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को गहराई से आज के इस वीडियो में। असल में तीनों लड़के एक दूसरे के फ्रेंड थे, साथ स्कूल जाते थे, साथ फुटबॉल खेलते थे और इस वीकेंड वो जंगल में आए थे सेडर कोन्स को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन वहां पर सबसे अजीब बात ये थी कि इनकी बॉडी से 250 मीटर दूर इनके बैकपैक्स एक लाइन में अरेंज्ड मिलते हैं, जैसे किसी ने जानबूझकर इन्हें रखा हो, जैसे सीन को एक्सीडेंट बनाने के लिए स्टेज किया गया हो। पुलिस ने यह सब देखकर बहुत जल्द एक थ्योरी बना दी। इनका कहना था कि लड़कों ने ट्रेन मिस कर दी, वो थक गए और ट्रैक के ऊपर लेटकर सो गए, फिर ट्रेन ने इन्हें कुचल दिया और केस क्लोज। लेकिन इनकी फैमिली को ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती। फैमिलीज ने फौरन से पुलिस की इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इनका कहना था कि इनके बच्चे जंगल और रेलवे ट्रैक से वाकिफ थे, वो इतने इनएक्सपीरियंस्ड नहीं थे कि वो ट्रैक पर ही सो जाएं। मजीद इन्होंने कहा कि अगर वो सो भी गए हों तो हॉर्न की इतनी तेज आवाज ने इन्हें उठाया क्यों नहीं, वो हिले क्यों नहीं और भागे क्यों नहीं। इस सवाल ने इस केस को मजीद हॉरिफाइंग मिस्ट्री बना दिया। पुलिस ने दूसरी बार ये कहकर केस क्लोज कर दिया कि ये सब एक अल्कोहल और ड्रग की वजह से हुआ होगा, मगर इनकी फैमिलीज ने हार नहीं मानी और टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट ने भी ये बात कंफर्म कर दी कि इनके ब्लड में न अल्कोहल था न ड्रग। इसी चीज ने इनकी फैमिली को मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पर मजबूर कर दिया। वो 2 साल तक ऑफिस के चक्कर लगाते रहे, एप्लीकेशन देते रहे, फोन कॉल्स करते रहे, लेकिन इनका सुनने वाला कोई भी नहीं था। आखिरकार 1991 में इन्होंने एक रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्टसिन को एक लेटर लिखा। उस वक्त सोवियत यूनियन टूट रहा था और पूरे मुल्क में हर तरफ कंफ्यूजन और अफरा तफरी थी। In Moscow, the hammer and sickle is lowered for the last time, and an era comes to an end. इसलिए किसी को उम्मीद नहीं थी कि यह लेटर प्रेसिडेंट तक पहुंच सकेगा, और अगर पहुंच भी गया तो कौन इस पर एक्शन लेगा। लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि 8 अक्टूबर 1991 को ये केस दोबारा रीओपन कर दिया गया। मॉस्को से 2 ऑफिसर्स बुलाए गए, व्लादिमीर गुझेनकोव और यूरी स्टोलरेव। ये कोई आम ऑफिसर्स नहीं थे, बल्कि ऐसे डिफिकल्ट मर्डर केस को सोल्व करने के लिए बहुत ही एक्सपर्ट थे।
कैज़नेट पहुंचकर इन्होंने सबसे पहले ये नोटिस किया कि ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन या तो गलत थी या फिर जानबूझकर वीक बनाई गई थी। एविडेंस मिस हैंडल्ड था, विटनेसेस साइलेंट थे और क्राइम सीन टाइम के साथ साथ ऑलमोस्ट इरेज हो चुका था। लेकिन व्लादिमीर हार नहीं मानते, वो इसकी खोज में मजीद आगे बढ़ जाते हैं। मजीद इन्वेस्टिगेशन करने पर इन्हें एक शख्स का नाम बार बार सामने आने लगा। कौन था ये शख्स? इसका नाम है वेस्ली। वेस्ली एक लोकल आदमी था जो अपने भाई के मर्डर के केस में जेल में था। जब इससे इन्वेस्टिगेशन की गई तो पहले तो इसने कुछ नहीं बोला, लेकिन आखिरकार मल्टीपल इंटरोगेशन के बाद वो टूट जाता है। इसने कन्फेस किया कि वो और उसका भाई इस केस में इन्वॉल्व थे, लेकिन व्लादिमीर को इसकी स्टोरी अधूरी लगती है। उसने सोचा कि 7 हेल्थी एथलेटिक बॉय को सिर्फ 2 ही वीक अडल्ट कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। इस डाउट ने इन्वेस्टिगेशन को मजीद गहरा कर दिया और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने इनका री एग्जामिनेशन किया और इसी मूवमेंट पर आकर ये पूरा केस उलट जाता है। फोरेंसिक रिपोर्ट ने ये कंफर्म किया कि ये लड़के किसी ट्रेन से नहीं मरे थे, इन पर पहले ही ब्रूटल अटैक हुआ था। ब्रोकन जैब्स, स्कल फ्रैक्चर, चेस्ट ट्रॉमा और ब्लंट फोर्स इंजरी क्लियर दिखा रही थी कि ये इंजरी रेलवे टूल से मैच करती है। इसका मतलब था कि ट्रेन सिर्फ एक कवर अप थी, असल मर्डर तो इससे पहले हो चुका था। इन्वेस्टिगेशन ने फाइनली उस रात का असली हॉरर सीन एक्सपोज किया। इस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ लोकल आदमी शराब पी रहे थे, जिसमें वेस्ली, इसका भाई, रेलवे फॉर्मर और एक विजिटिंग पुलिस लेफ्टिनेंट निकोलाई शामिल था। शराब खत्म होने के बाद वो स्टेशन की तरफ निकले, जहां इनकी मुलाकात इन 7 लड़कों से होती है जो इस ट्रेन का वेट कर रहे थे। क्योंकि ये अल्कोहल के नशे में थे तो इनके इन साथी में से किसी एक ने इन 7 लड़कों को छेड़ने की कोशिश की होगी। किसी छोटी सी बात पर बहस हुई जो जल्द ही एक फाइट में बदल गई। फिर निकोलाई ने अपनी गन बट से पहला वार किया और एक लड़का फौरन से गिर गया और बाकी सब शौक में आकर जम गए। इसके बाद इन्होंने सोचा होगा कि अगर इन्हें छोड़ दिया गया तो शायद ये सारे लड़के हमारे बारे में बता देंगे, इसलिए इनने इन सब को मार दिया। जो टूल्स इनके हाथ आए इन्होंने उनसे इनकी जान ले ली और इन्हें एक एक्सीडेंटल इशू के तौर पर पेश करने के लिए इन्हें ट्रेन की पटरी पर लेटा दिया और इनके बैकपैक्स को इनसे 250 मीटर दूर लाइन में रख दिया। और जब 1:40 AM पर ट्रेन आई तो उसने इन्हें कुचल कर रख दिया। और यहाँ सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वेस्ली ने खुद अपने भाई को मारा था, क्योंकि वो सब इस क्राइम के बारे में जानता था। इसे डर था कि ये कहीं अपना हमारे खिलाफ मुंह न खोल दे। 1995 करीब 6 साल बाद ये केस फाइनली कोर्ट तक पहुंच जाता है और इस टाइम पर पूरा रशिया इस ट्रायल को फॉलो कर रहा था। कोर्ट ने फाइनली निकोला और इसके एक्सक्यूज्ड यानी प्रिजन को डेथ सेंटेंस सुना दिए। इस पॉइंट पर लग रहा था कि इंसाफ मिल गया है, लेकिन फिर पॉलिटिक्स ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। 1996 में रशिया ने डेथ पेनल्टी एबोलिश कर दी और कोर्ट ऑर्डर को एक ओवरटर्न कर दिया गया। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि इन कन्विक्टेड किलर को रिलीज कर दिया गया। ये सब कुछ इस गलीज पॉलिटिक्स की वजह से मलियामेट हो गया। कई सालों की मेहनत और 7 लड़कों की जान इस पॉलिटिक्स के बदले चली जाती है। चाहे 1 साल हो, 2 साल हो या 15 साल, अगर गवर्नमेंट चाहे तो 100 साल पुराने भी ऐसे क्राइम सीन को ढूंढ निकालती है। और अगर ना इन्वेस्टिगेशन करना चाहे तो आपका कल का केस एक पॉलिटिकल केस समझकर दबा दिया जाता है। इसकी दूसरी बड़ी एग्जांपल है एप्स्टीन फाइल्स की। जेफरी एप्स्टीन जो इस क्राइम स्टोरी का सबसे बड़ा क्रिमिनल शख्स रहा है। ये कहानी तो इससे भी कहीं ज्यादा शॉकिंग फैक्ट के साथ है। अगर देखना चाहें तो ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।